विकास की दौड़ में और जीत की होड़ में, राजनेताओं से लेकर राजनीति तक, बुआ से लेकर बबुआ तक और कमल से लेकर साइकिल तक, चुनाव के साथ भी और चुनाव के बाद भी इलेक्शन से जुड़ी सारी अपडेट्स इंस्टा फीड दिखाएगा आपको हर पहलू से। तो देखिए हमारे साथ विधानसभा चुनाव 2022। नमस्कार, मैं हूं स्कंदिता और आप देख रहे हैं इंस्टा फीड। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में चुनावी संग्राम जो है वो शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं और हम जो है वो जायजा लेने एटा की गलियों में आ गए हैं। और जो हमारे साथ आज जो नेता मौजूद हैं वो एटा के कद्दावर नेताओं में से एक है जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। नाम है अवधपाल सिंह यादव। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका हमारे चैनल में और जानना चाहेंगे कि कहां से आपने शुरुआत की थी अपने जीवन में, कब आपने पहली बार राजनीति में कदम रखा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए। मैं प्रधान के घर में पैदा हुआ 1960 में। तब मेरे पिता प्रधान थे और जब मैं 2 वर्ष का था तब मेरे पिता ब्लॉक प्रमुख थे अलीगंज के। और जब मैं 7 वर्ष का था तब मेरे पिता अलीगंज विधानसभा से एमएलए चुने गए थे। उसके बाद 1969 में मेरे पिता चौधरी लटूरी सिंह यादव चुनाव हारे थे। उस समय का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 1974 में जब मेरे पिता दूसरी बार एमएलए बने तब मैं उनके चुनाव की पर्चियां लिखा करता था। 1977 में जब मैं 17 साल का था तब मैं अपने पिता का डिप्टी इलेक्शन इंचार्ज था। उसके बाद में 1980 में अपने पिता का इलेक्शन इंचार्ज बन गया। 1983 में मैं अलीगंज ब्लॉक का उप प्रमुख बन गया। 1988 में मैं अलीगंज ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख बन गया। उसके बाद मैं 91 में पहली बार 1991 में अलीगंज विधानसभा से एमएलए चुना गया। उसके बाद मैं 1993 में अलीगंज विधानसभा से पुनः एमएलए चुना गया और 1995 में मात्र 35 साल की उम्र में मैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बना। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल करी थी कम उम्र में। आपके पिताजी लटूरी सिंह जी, जिनको कई लोग ना अपना आइडल मानते हैं जी, उनसे सीखते हैं कि राजनीति की कैसे जाती है जी। तो क्या आपको ऐसा हम समझ सकते हैं कि आपके तो खून में या आपके तो जीन में है वो चीज? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आज की तारीख तक मैं 1995 में कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद 2007 में पुनः एमएलए निर्वाचित हुआ और मैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बना। इस बीच 1998 में मैं एमएलसी चुना गया एटा मैनपुरी मथुरा से, भारतीय जनता पार्टी से। मेरे से पहले कोई भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी नहीं रहा और मेरे बाद में भी आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलसी नहीं चुना गया। हम आज भी अपने पिता के बनाए हुए मकान में अपने गांव सोहन नगर टपुआ में अलीगंज में रहते हैं और आज भी अपने पिता के बनाए हुए मकान एटा में निवास करते हैं। हमने न कोई लखनऊ में मकान बनवाया और न ही कोई दिल्ली में मकान बनवाया। हम आज भी जनता की सेवा कर रहे हैं और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि समाज की सेवा कैसे की जाती है। हमारे पिताजी ने कभी भी जाति के आधार पर राजनीति नहीं की और हमारे पिता हमें भी सिखा कर गए कि जाति और धर्म के आधार पर कभी जीवन में राजनीति मत करना, पीड़ित की बात सुनना और उसकी मदद करना। कभी भी ये इंतजार या ये बात मत सोचना कि इसने हमको वोट दिया है कि नहीं दिया। मंत्री जी, ये जो आपने बात बोली है कि जातिवाद पर वोट की कभी राजनीति नहीं की, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज का जो समाज है और आज के जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, यहाँ तक कि एक पंचायत चुनाव भी हो, जातिवाद पर राजनीति बहुत जोरों से देखने को मिलती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? समाज में
पहले भी जातिवाद बहुत भयंकरता लिए हुए था और आज भी जातिवाद बहुत भयंकरता लिए हुए है। लेकिन समाज में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो जातिवाद से दूरी बनाकर समाज की सेवा करेंगे। हमारे विधानसभा में चाहे वाल्मीकि हो और चाहे उसके बीच में कोई पिछड़े वर्ग का हो, चाहे यादव हो और चाहे सवर्णों में ब्राह्मण हो, हमारे परिवार ने कभी भी न ब्राह्मण देखा, न यादव देखा, न वाल्मीकि देखा, न अन्य कोई जात देखी। जो पीड़ित था सिर्फ पीड़ित को देखा और उसकी मदद की। और यही कारण है कि आज हमारे परिवार में 84 वर्ष से हम राजनीतिक तौर पर जिंदा हैं। इतनी कम उम्र में मंत्री जी आपने अलीगंज विधानसभा से 4 बार विधायक की उपाधि हासिल की जी। 2 बार आप मंत्री रहे जी। इतना इस सारी चीजों का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस सारी चीजों का श्रेय मैं अपने पिता चौधरी लटूरी सिंह यादव को देना चाहता हूं और अपनी मेहनत को देना चाहता हूं। क्योंकि मेरे पिता ने अगर मुझे ये सब चीजें बचपन में ही न सिखाई होती तो मैं राजनीति में आज शायद यहां नहीं होता। और मैंने अगर इतनी मेहनत नहीं की होती तो भी मैं आज राजनीति में यहां नहीं होता। क्योंकि हमारे बगल में ही हमारे गांव से ठीक 75 किलोमीटर पर माननीय मुलायम सिंह जी का सैफई है और उनके पूरे परिवार की हमारे खिलाफ बिल्कुल एकदम गिद्ध दृष्टि रहती है कि ये कब मरे और हम इन्हें कब राजनीतिक तौर पर मरे और कब हम इन्हें खा पाए। मुलायम सिंह जी का परिवार पिछले पूरे 26 वर्ष से हमारे खिलाफ लगा हुआ है और इन 26 वर्षों में 2 बार उनकी सरकारें आई। 95 के बाद दोनों सरकारों में हमारे परिवार को 20 फर्जी मुकदमे लगाए गए और हमने जबकि जीवन में कोई क्राइम नहीं किया, हमें जो है 20 मुकदमे फर्जी लगे और हमें 8.5 महीने जेल में रहना पड़ा। इस बात का मुझे बेहद दुख भी है। देखिए, अगर मुकदमे की बात की जाए तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एटा जो अभी भी इस वक्त भी बहुत पिछड़े जिलों में से आता है, यहाँ पर बदले की राजनीति देखने को मिलती है। विकास की बात की जाए तो डेवलपमेंट की बात कोई करता नहीं दिखता है, ना ही जनता चाहती है कि विकास हो और जो राजनेता हैं वो भी कभी इस बात पर चर्चा करते हुए नहीं दिखते हैं कि हम ये करवा देंगे या वो करवा देंगे। लेकिन बदले की भावना और बदले की राजनीति एटा की राजनीति कही जाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक प्रश्न है बदले का, अलीगंज की विधानसभा में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमने बदले की राजनीति की है। जिन लोगों ने हमारे पिताजी को 2 बार गोलियां मारी, 1974 में तहसील के सामने हमारे पिता चौधरी लटूर सिंह यादव को गोली मारी गई। 1981 में हमारे पिता चौधरी लटूर सिंह यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में गोली मारी गई। उसके बावजूद भी हमने उन लोगों से फैसला किया, इसलिए फैसला किया ताकि अलीगंज का विकास हो। और अलीगंज के विकास के लिए हमने अपने समय में जितनी सड़कें हम बनवा सकते थे, हमारे पिताजी सड़कें बनवा सकते थे, हम लोगों ने सड़कें बनवाई, सरकारी प्राइमरी स्कूल बनवाए, नल लगवाए, जूनियर हाई स्कूल बनवाए। इसके अलावा हमने नई तहसील बनवाने का काम किया। 132 केवीए अलीगंज में हमने मंजूर कराने का काम किया। गंगा पर कोई भी पुल कछला और फरखाबाद के बीच में नहीं था, हमने अटेना घाट पर कंपिल के सामने पुल बनवाने का काम किया, जो पुल कम से कम 65 करोड़ से अधिक का था। इसके अलावा कादर चौक पर कादरगंज पर जो पुल स्वीकृत कराया था माननीय राजेंद्र सिंह चौहान जी ने, वो मात्र 3.5 करोड़ रुपया स्वीकृत करा पाए थे। सपा सरकार में बचा हुआ पैसा हमने अपनी सरकार में पूरा का पूरा पुल का मंजूर कराया। और अलीगंज विधानसभा में मैं पशुपालन और डेयरी का मिनिस्टर था, तो मैंने पशुपालन के 24 से ज्यादा पशु चिकित्सालय मंजूर कराए, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा में 24 तो दूर 4, 6, 8 से ज्यादा किसी विधानसभा में नहीं होंगे। मैं डेयरी का मिनिस्टर था, मैंने छोटी वाली जो डेयरी के संयंत्र होते हैं जिनसे दूध ठंडा होता है, मैंने कम से कम 10-12
वो डेयरी के संयंत्र अपने क्षेत्र में मंजूर कराए। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, जब आपने डेवलपमेंट पर पूछा है, मैं पशुधन मंत्री था, मैं प्रतिवर्ष कम से कम 2200 करोड़, 2400 करोड़, 2300 करोड़, 2000 करोड़ से ऊपर की मैंने प्रतिवर्ष 5 वर्ष में योजनाएं बनाई। लेकिन दुर्भाग्य है मेरा और पशुपालन विभाग का दुर्भाग्य है कि एक बार भी उन योजनाओं में 1 रुपया भी कुमारी मायावती जी ने मंजूर नहीं किया। यहाँ में अब एक और बड़ा सवाल उठता है कि पहले आप बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, मायावती की जो पार्टी है, उसके बाद आप उनका पार्टी का हाथ छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो ये जो मूवमेंट का जो आया है वो कहां से आया? माननीय मुलायम सिंह यादव जी को छोड़ा था 1995 में। मैं 1991 में मुलायम सिंह जी की पार्टी से पहली बार एमएलए बना था, जब जिले में 7 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे और मैं अकेला समाजवादी पार्टी का एमएलए था। उसके बाद मैं 1993 में भी मुलायम सिंह जी के साथ समाजवादी पार्टी का एमएलए बना। लेकिन जब मैंने कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ा और माननीय मुलायम सिंह यादव को पूछ कर लड़ा, तो मुलायम सिंह यादव ने मुझे हरवाने का काम किया और एटा जिले के कांग्रेस के नेता थे एक कैलाश यादव, उन्हें जिताने का काम किया। तो ये नेता के द्वारा अपने विधायक के साथ गद्दारी थी या नहीं थी, ये आप स्वयं बताएं। किसानों की बात की जाए तो किसान बहुत दुखी है जी। एटा की नहीं, हर जिले की बात करे जा रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान ही दुखी है। लखीमपुर में भी बहुत बड़ा हादसा हुआ, उस पर जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है? देखिए, जहां तक किसान के दुखी होने की बात है, तो आजादी से 1947 के बाद 1952 में चुनाव हुआ और पिछली 70 साल की सरकारों ने किसानों के लिए कौन सा बड़ा काम कर दिया? ये जो किसानों के दुखी की बात हो रही है, ये मैं समझता हूं कि किसानों के दुखी करने की बात नहीं हो रही, बल्कि इसमें 100% कुछ लोग जो हैं, कुछ किसान हैं और कुछ 100% जो है लोग ऐसे हैं जो राजनीति करना चाहते हैं। किसानों की जहां तक बात है, तो माननीय योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसानों के लिए 18 घंटा बिजली देने की बात की है। और मैं अभी बदायूं की 3 विधानसभाओं में 6 दिन रहा हूं, कासगंज की विधानसभा पटियाली में 2 दिन रहा हूं, पार्टी ने हमें भेजा है। और मैं फिरोजाबाद की 1 विधानसभा में 2 दिन रहा हूं, मुझे पार्टी ने सामाजिक संपर्क अभियान के तहत भेजा था, 10 दिन में रहकर आया हूं। किसी भी जगह किसानों ने ये नहीं कहा कि साहब बिजली कम आ रही है। अच्छा मंत्री, जब एटा जिले की बात आती है तो जी। क्राइम की बात भी टॉप पे आ जाती है। क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है यूपी में, और एटा में तो फिर उससे भी ज्यादा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जहां तक आपने कहा क्राइम, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जो मेरा जिंदगी भर का अनुभव है, योगी जी की सरकार में जितना क्राइम कम हो रहा है, उतना क्राइम कम कभी भी नहीं हुआ है। इसके साथ साथ आप देखिए, आपके ही जिला में मेडिकल कॉलेज एटा में बन गया। भाई, हमारे जिला में एटा में मेडिकल कॉलेज बन गया, पिछली 70 सालों ने क्यों नहीं बनवाया? पिछली 70 सालों में तमाम बड़े बड़े कमिश्नरी रैंक के जिले हैं, वहां तो लोग 1-1 मेडिकल कॉलेज, 2-2 मेडिकल कॉलेज, 3-3 मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट वाले भी तमाम बड़े बड़े अस्पताल बना रहे थे। और हमारे यहां एटा में क्या होता था, जब एटा से 70 किलोमीटर सरायगढ़ पे बैठा हुआ आदमी जब वहां से चलता था, तो वो 70 किलोमीटर पे एटा आता था, और फिर उसको आगरा 85 किलोमीटर पे जाना पड़ता था। बीच रास्ते में ही आराम से राम राम सत्य हो जाता था उसका। अब कम से कम मेडिकल कॉलेज एटा में बना है, और एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद,
बदायूं, ये सब जिले तो उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले हैं। इनके लिए पिछली सरकारों ने कतई नहीं सोचा। महंगाई की बात आपने बोला कि जब आपको लगा कि पेट्रोल के डीजल के दाम उन्हें लगा बढ़ रहे तो उन्हें कम कर दिए, लेकिन जनता ऐसा कह रही है। ना अभी तो गैस के भी कम हुए ना। नहीं, गैस के कम हुए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आने से एन वक्त पहले एकदम से कम कर दिए, मतलब डर गए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने लाभ के लिए किया है, हाँ। जैसा कि लोग कहते हैं, मैं नहीं कर रहा, तो एक बात बताइए, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तत्काल 36,000 करोड़ क्यों माफ किया था कि नहीं किया था? तो हर काम जो है लाभ के लिए नहीं किया जाता, समय समय पर योजनाएं बनती रहती हैं और उन योजनाओं का क्रियान्वयन होता रहता। उत्तर प्रदेश में कभी किसी भी मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना नहीं बनाई। योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सभी जिलों में, और सभी जिलों माने एटा में बन गया है, मैनपुरी में बन जाएगा, बदायूं में बन चुका है, फर्रुखाबाद में बन जाएगा। अगर मेडिकल की बात आप कर रहे हैं और बीच में आपने कोरोना की बात की थी कि कोरोना में कितने अच्छे से योगी जी ने काम किया, तो जहां तक टीवी पे फुटेज देखी है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि कई लाशें रेत में दबी हुई थी, हालात इतने ज्यादा खराब थे कि इंसान एक बेड के लिए भी तरस रहा था। देखिए, भारत को आप बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। भारत कोई अमेरिका तो है नहीं, स्विट्जरलैंड तो है नहीं, जहाँ के आदमी की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी जो है $32,000, $40,000, वो हमारे यहाँ के भारत के आदमी की प्रति व्यक्ति डॉलर जो है $2,200-2400 आमदनी है प्रति वर्ष। उस स्थिति में हमने जितना बढ़िया काम किया है, हमारी सरकार ने बढ़िया काम किया है, माननीय मोदी जी ने बढ़िया काम किया है, माननीय योगी जी ने बढ़िया काम किया है। इसमें सिर्फ अगर कमी ढूंढना लोगों को अच्छा लगता है तो अच्छाइयां भी ज्यादा से ज्यादा बतानी चाहिए। काम करते समय कोई भी अच्छा आदमी कभी ये नहीं सोचता कि हमारा काम खराब दिखाई दे। योगी जी इतने बड़े मठ के महंत हैं गोरखनाथ पीठ के, जिनके तहत कम से कम मैं समझता हूं 600-700 मंदिर होंगे पूरी दुनिया में। अच्छा, दूसरे माननीय मोदी जी जब से आए हैं, कश्मीर में आपका तिरंगा फहरता नहीं था। मोदी जी ने पूरे कश्मीर में जो दोहरी व्यवस्था थी, जिसमें वहां का मुख्यमंत्री और मंत्री आपके तिरंगे को लगाकर नहीं चलता था अपनी गाड़ी पर, आज वहां का उपराज्यपाल या वहां के जो भी सलाहकार होंगे उन्हें आपके देश का तिरंगा लगाना पड़ेगा। पूरे कश्मीर में वो 2 हिस्सों में बांटा गया। आज कश्मीर हो चाहे लद्दाख हो, दोनों जगह आपका तिरंगा हर जगह लगने लगा, फहराया जाने लगा। मुझे तमाम फौजियों ने बताया, आज से 4-6 साल पहले मोदी जी जब नहीं थे तब नौकरी करने जाते थे वहां फौज में, तो उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति होमगार्ड जैसी भी नहीं होती थी। हमें लोग पीछे से पत्थर मारते चले जाते थे, हम गोली नहीं चला सकते थे। और आज वहां स्थिति बदली है। तमाम फौजी वहां से आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, फौजियों को बता रहे हैं। और मैं बता रहा हूं आपको एक चीज सबसे बढ़िया, उत्तर प्रदेश के 99% से ज्यादा फौजी, चाहे कोई उन्हें रोक ले, उन्हें उनका भाई रोक ले, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे, योगी जी को वोट देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हमारे देश की रक्षा करने वाले फौजी अगर हमसे सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रसन्न हैं, मोदी जी से प्रसन्न हैं, योगी जी से प्रसन्न हैं, तो क्या वो खराब लोग हैं? नहीं, बिल्कुल खराब बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले ऐसा हुआ कि मोदी जी किसानों के हित के लिए जी, ऐसा उन्होंने कहा कि हम किसानों के हित के लिए 3 कृषि कानून बना रहे हैं। जी जी। उन्होंने आज तक जितने भी कानून बनाए, लोगों ने उनका सम्मान किया, उसको एक्सेप्ट किया, ये भी करते, लेकिन आंदोलन में बैठ गए, धरने में बैठ गए, देश का किसान पूरा इकट्ठा हो गया। फिर
उनके साथ में काफी ज्यादा अत्याचार देखने को मिला, कांटे लगा दिए गए, उनके ऊपर पानी चल बहाया गया, बहुत ज्यादा उनको परेशान किया गया, आतंकवादियों की संज्ञा दे दी गई। फिर बाद में आकर अचानक से कि भाइयों बहनों हम वापस ले रहे हैं अपना कानून, तो फिर उससे भी लोग कह रहे हैं कि मतलब दबाव में आकर प्रेशर शायद ज्यादा हो गया था, इस वजह से उनको ऐसा फैसला लेना पड़ गया। देखिए, देश में किसान भी हैं और देश में 2-4 आतंकवादी भी, और आतंकवादी कहीं न कहीं रास्ते ढूंढते हैं और उनमें घुस जाते हैं। जहां तक आपने कहा कि किसानों ने दबाव बनाया, किसानों ने दबाव बहुत कम बनाया। 134 करोड़ के देश में अगर कुछ लोग 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लोगों को इकट्ठा कर लें और कहें हमने बड़ी भारी ताकत क्रिएट कर दी है, तो मैं समझता हूं उन लोगों की सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं है। जहां तक सवाल है कृषि कानूनों को वापस करने का, मोदी जी जैसा नेक प्रधानमंत्री कहां से आएगा? उन्होंने किसानों पर गोलियां नहीं चलाई। और जब बाबरी मस्जिद पर गए थे, जो लोग वहां जो है सेवा करने गए थे, मुलायम सिंह जी ने तुरंत गोलियां चला दी। क्या लोग यही अपेक्षा करते हैं कि माननीय मोदी जी किसानों पर गोली चलवाते? मोदी जी नहीं, मोदी जी की पार्टी के कुछ मंत्री ऐसी सब बातें करते हुए अधिकतर दिख जाते हैं। अभी भी जब उन्होंने किसान कानून वापस ले लिए तो कुछ मंत्री ये कहते हुए दिखे टीवी चैनल्स के सामने कि किसान कानून फिर वापस आएगा, ये तो सिर्फ हमने इलेक्शन की वजह से। देखिए, सरकार का काम कानून बनाने का है और सरकार जब अच्छा समझेगी तब कानून बनाएगी। सरकार ने ये सोचा कि किसानों को हमारे कानून पसंद नहीं आ रहे हैं, तो हम इनको जब नहीं मान रहे तो हम इन्हें वापस ले लेते। अब उनमें से अच्छे अच्छे कानून किसानों से वार्ता करने के बाद पुनः बनेंगे, और सरकार ने कहा है कि हमको किसानों के नाम दीजिए, हम उनको बिठाल कर कानून बनाएंगे। तो कानून बनाने का काम तो संसद का है, विधानसभा का है। ये काम तो हमेशा होगा, कोई आज पहली बार थोड़े होगा। अगर पहली बार वापस हुए हैं, इसका कोई ये अर्थ थोड़े के आगे नहीं बनेंगे। ये थोड़े को कोई जरूरी वही बना दिए जाए। अरे भाई, उनको बदल के बनाया जाए। उनमें किसानों के द्वारा जो संशोधन लाया जा सकता है वो संशोधन लाया जाए। अभी जो इलेक्शन आने वाला है 2022 वाला जी, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या लग रहा है किसको मिलेगी जीत? देखिए, मैं तो ये तो नहीं कहता कि मैं बड़ा भारी ज्योतिषी हूं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जो योगी जी कहते हैं, जो हमारे पार्टी के नेता कहते हैं, और जो मुझे जनता में दिखाई देता है, पहले भी हम लोगों ने 300 पार कहा था, हम आज भी 300 पार कहते हैं। 300 में कहीं कोई कम नहीं होगा। और जहां तक आज उत्तर प्रदेश में मायावती की तो बिल्कुल जो है लुटिया ही डूबने जा रही है। मायावती की तो लुटिया डूबी हुई है, लेकिन प्रियंका गांधी इस बार काफी जोर शोर से नारी शक्ति का उपयोग करते हुए मैदान में उतरी हैं कि भाई हम लड़कियों को स्कूटी देंगे, मोबाइल फोन देंगे। क्या लग रहा है कि कितनी ज्यादा सीटें ला पाएंगी? अब प्रियंका जी अगर स्कूटी की बात कर रही है तो लालच नहीं दे रही। मेरा एक अनुरोध है आपके माध्यम से कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में स्कूटी बांटने से पहले जहां जहां उनकी सरकारें हैं, अगर वहां बांट दें या बांट देती तो ज्यादा बेहतर रहता। नंबर 2, जहां जहां उनकी सरकारें हैं या जहां जहां उनकी सरकारें थीं, क्या उन्होंने वहां 50% महिलाओं को टिकटें दी? और नहीं दी तो कैसे विश्वास किया जा सकता प्रियंका जी की बातों पर? ठीक है, एक बड़े घराने की बेटी हैं, इसलिए लोग उन्हें थोड़ा तवज्जो देते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास आज कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में नहीं है। कांग्रेस पहले भी चौथे नंबर पे थी और मुझे लगता उन्हें फिर चौथे नंबर पे आएगी। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो भी काफी जोर शोर से अभी विजय यात्रा निकाली अखिलेश यादव ने, और कई सारे छोटे दलों के साथ भी गठबंधन करते नजर आ रहे हैं। उनसे क्या लग रहा है कितनी सीटें ला पाएंगे? देखिए, अब वही बात उत्तर प्रदेश में आ गई
कि उत्तर प्रदेश में सरकार किनकी और कैसे बनती है। ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है किसकी सरकार और कैसे बनती है। लेकिन जहां तक अखिलेश जी का सवाल है, अखिलेश जी जब 2012 में आए थे सरकार में, तब क्यों आए थे वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। 2003 से 7 की सरकार में उनके पिताजी थे। उनके पिताजी के समय में जब गुंडागर्दी हुई तो लोगों ने देखा कि सपा को बदल देना चाहिए। लेकिन जब सपा बदलने की बारी आई तो जो है भारतीय जनता पार्टी उस समय कमजोर थी, कांग्रेस भी कमजोर थी, तो बसपा दिखाई दी तगड़ी, तो लोग बसपा को ले आए। ये लोगों की मजबूरी होगी। सपा को हटाना था, 2 पार्टियां कमजोर दिखाई दी तो बसपा को ले आए। जब बसपा में जो लूट हुई, पहले सपा में लूट हुई, गुंडई हुई, दोनों चीजें हुई, और बसपा में लूट हुई, तो लोगों ने सोचा कि बसपा को भी हटाना चाहिए। अब पहले सपा को देखा था, फिर बसपा को देखा था, इसलिए लोगों ने कहा कि सपा भी गुंडागर्दी करती है और लूट करती है, और बसपा लूट करती है। कुछ लोग इन बसपा में लूट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लाया जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लाया गया था, और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत की आई थी और मोदी जी के अच्छे कर्मों के कारण आई थी। और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं, मोदी जी और योगी जी के अच्छे कर्मों के कारण, और उन्होंने जो भी चीजें लागू की हैं उत्तर प्रदेश में और देश में, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, इन्हीं पैमाने पर जो है भारतीय जनता पार्टी पुनः 300 पार आएगी। ये मेरी पूरी जिंदगी भर का अनुभव है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बुआ भतीजे का गठबंधन एक वक्त पे काफी ज्यादा सुर्खियों पे पकड़ रहा था कि हाँ बुआ भतीजा मिलकर पार्टी बनाएंगे, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? देखिए, न तो हमें बुआ की मालूम है और न भतीजे की मालूम है। मुझे तो दोनों में चोर मौसेरे भाई दिखाई देते हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि मैं तो उनके साथ भी रहा हूं और मुझे उनकी भी एक एक नस पता है। रोजगार की बात तो की थी कि 2 करोड़ लोग युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन आए दिन हम लखनऊ के हर गार्डन में देखते हैं कि युवा बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि मोदी जी के जन्मदिन वाले दिन भी वो उनके जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आपसे यहाँ ये बताना चाहता हूँ, क्या 70 वर्ष से जितनी सरकारें आई हैं, क्या उन्होंने बहुत ज्यादा रोजगार दिया है, या कोई भी आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा रोजगार दे पाएगा? मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी की भी सरकार आए, कोई बहुत ज्यादा रोजगार नहीं दे पाएगा। आपकी जितनी क्षमता है, आप उतना ही तो रोजगार दे पाएंगे। प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो 100% सहमत हूं। इसलिए सहमत हूं प्राइवेटाइजेशन से, क्योंकि प्राइवेट में आदमी जो है सख्ती के साथ आदमी से काम लेता है। उनके लिए श्रम विभाग के द्वारा बढ़िया बढ़िया कानून बनने चाहिए और हर आदमी को उस कानून का हिसाब रखना चाहिए। इस देश में शुरू से हुआ तो यही है कि आदमी से हिसाब नहीं रखा गया। आदमी से अगर हिसाब रखा जाए, हर आदमी का हिसाब, तो उस आदमी को सही सही हिसाब देना पड़ेगा। अब हमारे आदमी करता क्या, एक भट्टा पे तो जो है लेबर चल रही है, वहां बच्चे भी पाथ रहे हैं, अम्मा भी पाथ रही है, बिटिया भी पाथ रही है, बेटा भी पाथ रहा, तो उस पर कोई कानून नहीं। और वहीं कहीं राजनीतिक दबाव हो गया तो उसका जो है उसके भट्टे पे जो है उस पर मुकदमा लगा दिया, वो सब लेबर भरवा ले गए। तो श्रम के कानूनों में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो सब ठीक कर लेने चाहिए, और ठीक होंगे धीरे धीरे जब कोई अच्छी सरकार होगी। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, माननीय योगी जी से ज्यादा दौरा, अभी आपकी बहुत उम्र नहीं है, लेकिन आप स्वयं देखिए
मैं ईमान के साथ कहता हूं, योगी जी से ज्यादा दौरा किसी ने नहीं किया। योगी जी से ज्यादा कोई भी व्यक्ति 24 घंटे में काम नहीं करता। तो जब आप 24 घंटे में काम ज्यादा नहीं करते तो काम हो कैसे जाएगा? नंबर 2, आज तक सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, क्या कोई 1 रुपया का करप्शन का चार्ज लगा पाया योगी जी पे? अरे लगा के तो दिखाओ, तब तो हम देखें तुम्हारी कोई हैसियत है। देखिए, बसपा पे चार्ज लगे, जांचें चल रही हैं, सपा पे चार्ज लगे, जांचें चल रही हैं, कांग्रेस पे चार्ज लगे, जांचें चल रही हैं। आखिर योगी जी में ऐसा क्या भरा पड़ा है कि आप एक चार्ज लगा ही नहीं पाए? जांच तो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी बात कही है आपने। और इस बड़ी बात पे एक बड़ा सा सवाल जी, बड़ा सा सवाल ये है कि आपने बोला है कि कोई चार्ज लगा के तो दिखाए, कोई चार्ज नहीं लगा सकता क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। लेकिन पार्लियामेंट में कई सारे नेता ऐसे पहले से मौजूद हैं जिनके ऊपर कई सारी धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं अपने ऊपर लगी सारी धाराओं को हटा लेते हैं, साफ स्वच्छ बन जाते हैं। इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके पीछे मैं एक बात कहना चाहता हूं। राजनीति में तमाम लोग अपने विरोधियों पर 100% झूठे आरोप लगाते हैं। कभी आप अध्ययन करके देखना कि क्या हमारे राष्ट्रपिता पर आरोप नहीं लगे? लगे तो क्या वो गुनहगार हो गए? उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री पर आरोप लगे या नहीं लगे? तो क्या वो गुनहगार हो गए? राजनीतिक लोगों पर मैं तो कहता हूं जांच कराइए उनकी। 5 जजों की बेंच में बनाकर जांच कराइए हर राजनेता की कि ये राजनेता क्रिमिनल है या इस पर क्रिमिनल धोखे से मुकदमे लगाए गए। मेरे ऊपर 95 के बाद माननीय मुलायम सिंह जी की 2 बार सरकार आई, मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर बिना क्राइम किए 20 मुकदमे लगे। इस देश की कोई भी एजेंसी जांच कर ले। और देखिए, हमारे यहां भारतीय संस्कृति एकमात्र है जिसमें पंच प्रणाली का प्राविधान है। हमारे यहां सिंगल प्रणाली का प्रावधान नहीं है, ये तो अंग्रेज दे गए। हमारे यहां पंच प्रणाली का प्रधान है। इसीलिए जो है हमारे यहां पंचवटी पहले हुआ करती थी। 5-5 जजों को बिठाइए, हर नेता की जांच कराइए, जिस पे क्राइम के मुकदमे लगे, और वो लोग जो है अगर कहें कि ये क्रिमिनल है तो उसको जो है किसी भी चुनाव को लड़ने के अयोग्य ठहरा देना चाहिए। अब आप मेरे ऊपर 20 मुकदमे लगे हैं, मैंने एक क्राइम नहीं किया। इसके अलावा मेरे ऊपर पहले लोगों ने मुकदमे लगाए सिर्फ राजनीतिक कारण से, क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति का बेटा था। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं किसी भी व्यक्ति पे मुकदमे लगे हैं तो वो क्रिमिनल है। जो क्रिमिनल है वो ही क्रिमिनल है, और उन्हें समाज जानता है कि ये क्रिमिनल है। हर जिले में हर आदमी जानता है। मेरा जिला एटा है, मेरे अगल बगल के सब जिले जानते हैं कि अवधपाल सिंह यादव क्रिमिनल नहीं है। लेकिन अब क्राइम के मुकदमे लगे हैं तो हमको अदालत में जाना पड़ता है। हमें 8.5 महीना जेल में रह के और जमानत करानी पड़ी। हम मजबूर हो गए। जिंदगी में 55 साल की उम्र में पहली बार जमानत कराई। व्यक्ति की 5 अवस्थाएं होती हैं, 6: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, उसके बाद में जो है प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो हमने किशोरावस्था में अपराध नहीं किया, नौजवान में अपराध नहीं किया, जवानी में अपराध नहीं किया, प्रौढ़ में जाके हम जेल गए। इस देश में बहुत चीजों की अभी आवश्यकता है, और बहुत बार मोदी जी और योगी जी को आना चाहिए ताकि ये देश ज्यादा से ज्यादा सुधरे और समृद्ध हो। आप एक चीज बताइए, मैं अपनी तरफ से आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, मोदी जी के आने से पहले क्या भारत की यही हैसियत थी? क्या अमेरिका का प्रधानमंत्री भारत में आना पसंद करता था? क्या रूस का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहां का आना पसंद करता था? 20-20 बरस अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में नहीं आता था।
रूस का राष्ट्रपति भी जब आता था, अगर आप विदेशी दौरे की बात कर रहे हैं कि बाहर के राष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं, दूसरे देशों के साथ में हमारी दोस्ती बढ़ रही है, जी तो जब चाइना की बात आती है तो मोदी जी क्यों चुप हो जाते हैं, क्यों कुछ नहीं कहते हैं? देखिए, जहां तक चाइना का प्रश्न है, आप अच्छी तरह से जानती हैं और समझती होंगी, चाइना हमेशा अगल बगल के देशों को, सभी को, उन पर वो किसी न किसी रूप में कब्जा करने का प्रयास करता है। देखिए, आपके पड़ोसी देश तिब्बत पे कब्जा कर लिया, आपके क्षेत्रों में छोटा मोटा बढ़ता रहता है, उसके अगल बगल के जितने देश हैं, चाइना सी हो, चाहे वियतनाम का हिस्सा हो, चाहे फिलीपींस का हिस्सा हो, वो अगल बगल बढ़ता रहता है। चाइना देश में चाइना दुनिया में सबसे बड़ा जो है दूसरों पर कब्जा करने वाला देश है। तो चाइना जैसे देश के संबंध में तो हमें पहले से 1000 किलोमीटर दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और हमें अपनी क्षमता ज्यादा से ज्यादा हर समय बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि कभी भी चाइना जो है हमारे साथ वही बर्ताव करे जो दूसरों के साथ किया है, तो हम लड़ने में सक्षम हों। और यही मोदी जी भी करने का प्रयास करते हैं। 2022 का जो चुनाव है अभी, इसमें आप विधायक के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखे जाएंगे, आपका चेहरा जो है उम्मीदवार के तौर पर होगा? देखिए, मैं इस संबंध में आपको एक बात बता दूं, हमारे पिता एमएलए का चुनाव 1967 में लड़े थे, उसके बाद 1991, 93 और 96 में और 2007 में मैं लड़ा, मेरा भाई 2002 में लड़ा। एक बार सिर्फ मायावती जी हमको धोखा देने में कामयाब हुई 2012 में, अन्यथा 1967 से लेकर 2017 तक के 14 चुनाव हुए और उससे पहले 3 हुए थे, तब तो हमारे पिताजी लड़े ना। इन 14 चुनाव में एक चुनाव में मायावती जी हमको धोखा देने में कामयाब हुई, अन्यथा हम और हमारा परिवार 14 चुनाव में से 13 चुनाव लड़े और हमने इस चुनाव में भी टिकट मांगा, और टिकट मांगना हमारा अधिकार है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी हम तब तीसरे नंबर पर रहे जब बसपा के पास कोई वोट नहीं था। अगर बसपा पे वोट होता तो हम 100% जीतते। और मैंने अपने परिजनों से 1 साल पहले कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा तो मैं रामेश्वर सिंह यादव को मिनिमम 25 से 40 हजार वोट के बीच हराऊंगा, और अगर बसपा से चुनाव लड़ा तो मुझे 50 हजार वोट नहीं मिलेगा। ये तो मेरा तजर्बा है, बस हर आदमी का अपना अपना काम, बड़ा तजुर्बा है, वो सारी चीजें हैं। आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके सहयोगी हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं लोग आपको, एटा में काफी ज्यादा चर्चा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको इस इलेक्शन को लेकर? देखिए, 2022 के चुनाव में मेरा अपने लोगों से एक ही अनुरोध है कि एटा जिले में 4 विधानसभाएं हैं, बगल में कासगंज जिले में 3 विधानसभाएं हैं, फर्रुखाबाद में 4 विधानसभाएं हैं, मैनपुरी में 4 विधानसभाएं हैं, हमारे अगल बगल के यही जिले हैं, फिरोजाबाद भी है। मैं तो अपने लोगों से यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उन सभी को जिताने का काम करें और उन्हें सबको वोट देने का काम करें, और माननीय योगी जी जैसे महान आदमी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। यही मेरा सभी लोगों से आग्रह और निवेदन है। चलिए, अमरपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं स्कंदिता मिश्रा, इंस्टा फीड।